हेलो, नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त आज अपना ये नया वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो महिलाएं अपने पति के ऊपर दबाव बना या सालों साल बाद उनको पता चलता है कि नहीं, हमारे साथ में दहेज प्रताड़ना हो रही है, हमारे साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, उनके खिलाफ में केस दर्ज कराने के लिए वो नई नई तरीके की कहानियाँ बनाती हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में ये बताएंगे कि महिलाएं जो ये सोचती हैं कि हम एक मुकदमा दर्ज कराएंगे, दहेज का मुकदमा दर्ज करा देंगे, तो उसमें जो पुरुष हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन पे दबाव बनेगा, वो लोग परेशान होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो आपके द्वारा, जो महिलाओं द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है दहेज का, और उसमें सामान की रिकवरी के लिए आपके द्वारा जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, शिकायत दी चढ़ा के आपने कहानियाँ बना दी उसमें कि हमारे साथ में ये प्रताड़ना, ये हुआ, हमारा स्त्री धन रख लिया, या तो हम इसमें यही चीज़ों का आज हम जिक्र करेंगे कि वो चीज़ें कितनी घातक हो सकती हैं। शुरू में महिला को ये लगता है कि हम अपने पति के ऊपर दबाव बना लेंगे, अपने ससुराल वालों के ऊपर दबाव बना लेंगे, लेकिन उससे क्या होता है सॉरी, उससे क्या होता है, उससे महिला कहाँ कहाँ फंस सकती है, महिला के फंसने के चांसेस, तो महिला कहाँ कहाँ गलतियाँ करती है, इस संबंध में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि कोई महिला है, शादी होके आती है, उस टाइम पे ना तो कोई शिकायत होती है, ना कोई इस तरीके की साफ दहेज लिया जा रहा है या दहेज दिया जा रहा है, इस तरीके की कोई भी बातें नहीं होती हैं। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद उनको लगता है कि नहीं, अब क्या करें, हम शादी तो हो गई, एक लॉटरी लग गई, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं कि मन मुताबिक अगर नहीं हुआ ससुराल में तो आके झूठी शिकायत दे दी और बस पूरे ससुराल वालों के ऊपर इलीगल प्रेशर बनाने के लिए एक मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। तो अगर महिला ये सोचती हैं या उनके परिवार वाले अगर ये सोचते हैं कि पुरुष परिवार जो है, उनका पति है या पति के घर वाले हैं, उनके इस दहेज प्रताड़ना के मुकदमे से परेशान हो जाएंगे या घरेलू हिंसा से परेशान हो जाएंगे या कुछ, ऐसा नहीं है। वो परेशान नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली जब कोई महिला जब अपने पति के खिलाफ में जब शिकायत देने जाती है ना, तो वो ये सोच के जाती है कि हम परेशान कर देंगे, ये लोग परेशान हो जाएंगे, कन्विक्ट होंगे, जेल जाएंगे और नाक रगड़ेंगे, डाइवोर्स के नाम पे मोटी रकम देंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि परेशानी किसी को नहीं होती, परेशानी इसमें महिला को ही होती है। क्यों परेशानी होती है? अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, महिला ने तो मुकदमा दर्ज करा दिया, उसकी तरफ से तो सरकारी वकील केस लड़ रहा है, तो महिला को क्यों परेशानी नहीं होगी? तो हम आज आपको यही बताने वाले हैं वीडियो में कि महिला को कहाँ कहाँ परेशानी होगी। सबसे पहली बात, जब महिला जब शिकायत थाने में जब शिकायत लेके जाती है, जब वो शिकायत लेके जाती है तो उसका मुकदमा दर्ज हो गया, मानते हैं मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसके उसके बयान, फिर उसके परिवार वालों के बयान, अड़ोसों पड़ोसों के बयान, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो उसमें सेक्शन लगाए जाते हैं ना, जैसे 498A हो गया, सेक्शन लगा दिया। आपने अमूमन देखा होगा 498A लगती है, 406 लगा देती है, साहब मेरा सारा का सारा स्त्री धन था, मेरा जेवर था, ये सब अपने कब्जे में किए हैं, मुझे एक कपड़े में ही निकाल दिया। मतलब एक ही कपड़ा बोलेंगे या दो कपड़ा बोलेंगे, तीसरा कपड़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मारपीट का लगा देंगे, 323 लगा देंगे, उसमें 504 लगा देंगे, 506 लगाएंगे, DP 3/4 लगाएंगे। तो हम एक एक सेक्शन पे बात कर लेते हैं। जब 498 की जब बात आती है कि 498A लगा दिया, तो 498 में मैडम सबसे पहले तो मानते हैं कि आपके स्टेटमेंट पे मुकदमा चल जाएगा, आपके स्टेटमेंट पे चार्जशीट भी हो जाएगा, आपके स्टेटमेंट मायने रखते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आपके जो स्टेटमेंट है, अगर आपके पति ने अगर उस पर काउंटर ब्लास्ट अगर कर दिया आपके स्टेटमेंट पे, तो आपको आपके परिवार के जो लोग विटनेस हैं उनको लेने के देने ही पड़ सकते हैं।
क्योंकि आईपीसी सेक्शन 191, 192, 193 एक पूरा एक चैप्टर है आईपीसी 200 तक। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें कहा गया कि झूठे बयान देना, झूठे कथन देना, झूठे स्टेटमेंट देना, झूठे एफिडेविट देना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। अगर आपने सबको 498 में कोई बयान दे दिए और आपके घर वालों के बयान अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या आस पड़ोस के लोगों के बयान अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। ये बात हो गई 498 की। और ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपसे दहेज मांगा गया? ये आप प्रूफ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है 323, यानी कि मारपीट, यानी थप्पड़ भी मारने पे 323 लग जाता है। 323 आप कैसे साबित करेंगे? कैसे आप साबित करेंगे कि साहब, अब जैसे 323 का एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे रात के 12 बजे मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और कोई आता है मेरे पास में, वो मुझे थप्पड़ मार के चला जाता है, तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा इस चीज़ को? उस पर अगर आपके पति ने अगर काउंटर दे दिया कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, मारपीट का आरोप गलत लगा रही, तो क्या आप इसको साबित कर पाएंगे? नहीं साबित कर पाएंगे। इसी तरीके से 506 की बात हो जाती है, साहब कैसे जान से मारने की धमकी दे दी। अगर मारना ही होता तो साथ में रह रही थी तब भी मार सकते थे। 504 के साथ अभद्र भाषा कैसे होगी साहब? जब ये हमारे खिलाफ शिकायत दे रही है, मायके में जाके शिकायत करती तो अभद्र भाषा कहाँ से? मेन चीज़ आती है कि 406 यानी कि अमानत में खयानत। जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हमारा स्त्री धन छीन लिया, हमारे पिताजी ने जो सामान दिया था, तो मैडम एक चीज़ मैं बता दूं कि स्त्री धन अलग है, दहेज अलग है और दान अलग है। शादी के टाइम पे लड़के को जो दक्षिणा के रूप में जो सामान दिया जाता है उसको दान कहा जाता है, ना कि स्त्री धन को दहेज नहीं कहा जाता। ठीक है, स्त्री धन वो होता है जो लड़की को उसके मायके वाले देते हैं, जो उसकी यूज की चीज़ होती है, उसको स्त्री धन कहा जाता है जहाँ तक मेरी जानकारी में। या जो ससुराल वाले जो चीज़ें लड़की को देते हैं वो स्त्री धन में आ जाता है। लेकिन आप ये सोचते हो कि नहीं, हमारे पिताजी ने आपके पति को एक सोने की चैन दे दी, गले में डाल दी, या अंगूठी दे दी, या कोई ऐसी चीज़ दे दी जो, तो वो एक दक्षिणा के रूप में हिंदू विवाह नियम के तहत एक दक्षिणा के रूप में लड़के को दी जाती है। तो वो ना तो दहेज में आ रही है और ना ही इसमें स्त्री धन में आ रही है। तो आप जो लिस्ट मेंटेन करते हो ना, तो आप हमेशा एक लिस्ट मेंटेन करते हो कि नहीं साहब इतना इतना सामान मेरे पिताजी ने दिया, इतना खर्चा किया, इतना किया। तो उसमें ना आप ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि इसमें स्त्री धन कौन है और दहेज कौन है और दान क्या है। तो यहाँ पे आप अगर सही बंदा हुआ तो आप यहाँ पे डिफीट खा जाओगे और इसी के आधार पे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 सेक्शन 3 और 4। आपने देखा होगा कि जब भी आप मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाती हैं थाने में, तो DP 3/4 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यानी DP 3 यानी दहेज देना और DP 4 यानी दहेज लेना। हमारे यहाँ भारतीय कानून में दहेज लेना और दहेज देना दोनों जुर्म है, और दहेज देना और दहेज लेना दोनों संज्ञेय अपराध हैं। और दहेज देने वाले को 5 साल की सज़ा, दहेज लेने वाले को 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमेशा चार्जशीटेड कर दिया जाता है केवल लड़की और उस मतलब जो पत्नी है यानी जो महिला है उसके माँ बाप के बयान हुई है, इनके आधार पे चार्जशीटेड कर दिया जाता है। तो हमेशा चार्जशीट में लिखा जाता है कि DP 3/4 बखूबी साबित हुई। डेट मीन्स कि लड़की पक्ष जो है उसके जो माँ बाप भाई बंधु वगैरह हैं उनके ऊपर भी DP 3 साबित हो रही है। ये चार्जशीट में लिखा जाता है कि DP 3/4 बखूबी साबित हुई। इसका मतलब दहेज दिया गया है और दहेज लिया भी गया है। तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे फंस चुके हैं, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली फंस चुके हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लड़कियां जो प्रार्थना पत्र देती हैं उसमें लिख देती हैं कि मेरे पिताजी ने इतना दहेज दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, फलाना दिया। तो इसमें लड़कियों को लेने के देने पड़ जाते हैं। और दूसरी बात, आपने चार्जशीट में हमेशा देखा होगा कि उसमें विटनेस जो है ना घर के बंदे बना जाते हैं, माँ बाप भाई बंधु वगैरह, भैया भाभी जो कुछ भी। तो इंटरेस्टेड विटनेस की तरफ अगर आपके पति ने अगर उस पर पलटवार दे दिया ना, तो
आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है कि जब भी दहेज का मुकदमा तभी दर्ज कराएं जब उसमें जेन्युइनिटी हो, कुछ सच्चाई हो। अगर आपके साथ वास्तविक अगर प्रताड़ना हुई है, वो दहेज प्रताड़ना हो रही है, तो आप शिकायत दर्ज करवाएं। अगर आप झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे और ये सोचती हैं कि हम ट्रैप करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो ये आपके और आपके परिवार के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर महिला गलत होती है, हर महिला झूठे मुकदमे करती है, नहीं, महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, आज भी होती है, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। लेकिन कानूनों की आड़ में बहुत सारी महिलाएं हैं, अपने लिए जो सुरक्षा के लिए, जो उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए उनका मिसयूज करती है। तो जो सेक्शन आप अपने पति के ऊपर लगा रही है, ससुराल वालों के ऊपर लगा रही है, तो बैकफायर जो है ना, वो आपके ऊपर 80% जाना तय है। अगर सही से लड़ने वाला बंदा हुआ, सही से अगर समझने वाला बंदा हुआ, हर सेक्शन में, आपके विटनेस में, आपके घर वालों के विटनेस में आपको नाक चने बिनवा सकता है। इसलिए कभी भी झूठा मुकदमा दर्ज करने की गलती ना करें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रार्थना पत्र लड़की देती है या DV का केस लगाती है, 125 का केस लगाती है, तो हमेशा वो कहती है कि मेरे पिताजी ने 10 लाख की शादी की, 20 लाख की की, या 50 लाख की की, या 1 करोड़ की। लेकिन उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है, सामान देने का कोई प्रूफ नहीं होता है। तो वो बेनामी लेन देन संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत में, 1988 के तहत में, अगर पलटी मारने वाला बंदा हुआ तो उस सारी संपत्ति को ना सीज भी करवा सकता है। अगर आपके पास अगर बिल वाउचर वगैरह नहीं है, आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर टैक्स नहीं है, आपने टैक्स नहीं भरा है, अगर आपके पास GST के बिल नहीं है, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, जो आपने खर्चा दिखाया अपनी शादी का, तो ये बेनामी संपत्ति हो सकती है। इस पर आयकर विभाग है ना, आपके खिलाफ में मुकदमा भी चला सकता है। तो झूठे मुकदमे से बचिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो WhatsApp नंबर है 7906300632, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यही नंबर हमारा टेलीग्राम पे भी है, सिग्नल पे भी है। और आप भी सहायता कीजिए, हम भी आपकी सहायता करेंगे। एक दूसरे को बचा के एक दूसरे की नैया पार कर सकते हैं। बाकी का जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। संपर्क करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए